सा था? पशुओं में प्रजनन प्रबंध। छोटी सी जानकारी में आपको जो है प्रजनन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु है वो मैंने आपको बता रखे हैं। प्रजनन समझने के लिए पहले आपको इसमें एक तो यौन आरंभ आयु समझनी होगी, जो मैंने आपको अलग अलग पशुओं की यौन आरंभ आयु जो है वो लिखवाई है। ठीक है। दूसरी बात, पशुओं में मध्यकाल अवधि क्या होती है और कितने समय की होती है वो भी मैंने आपको ऐड करवाई है। थर्ड नंबर पे मध्य चक्र अवधि, ये क्या होती है और मध्य चक्र अवधि अलग अलग पशुओं में अलग अलग जो है मैंने आपको लिखवा रखी है। और फोर्थ नंबर पे मैंने आपको लिखवाया है गेस्ट्रेशन पीरियड या गर्भकाल अवधि, कि पशुओं में गर्भकाल अवधि कितने दिनों की होती है वो भी मैंने आपको ऐड करवाई है। आगे जो है बात करने वाले हैं प्रजनन की विधियां। ये चल रहा था या इसमें भी कुछ लिखा दिया? तो देखना, प्रजनन की जो विधियां है प्रजनन की विधियां कौन कौन सी विधियां हैं पशुओं में प्रजनन की? नंबर 1 आपने बात कर ली थी प्राकृतिक। अच्छा, केवल डेफिनेशन लिखवाइए अभी तो। कृत्रिम प्रजनन क्या होता है? कृत्रिम प्रजनन होता क्या है मैंने आपको समझाया था कि नर पशु के वीर्य को जीवित शुक्राणु सहित जो है एकत्रित करेंगे और उसे उचित समय पर मादा के गर्भाशय में जो है स्थानांतरित करेंगे। उसी विधि को आप क्या बोलते हैं? कृत्रिम प्रजनन कहते हैं। और कृत्रिम प्रजनन में जो है आप एक नर पशु से, ध्यान रखना, प्राकृतिक प्रजनन में एक नर पशु द्वारा जो है एक वर्ष में 100 पशुओं को, मादा पशुओं को गर्भित कराया जा सकता है। लेकिन दूसरी जो विधि है कृत्रिम प्रजनन में आप 1000 से भी अधिक, मतलब एक नर पशु, यहां भी जो है प्राकृतिक विधि में तो आप 100 गायों को ही जो है, जैसे एक नर सांड है उसे 100 गायों को गर्भित करा सकते हैं। लेकिन आप जो है कृत्रिम विधि से प्रजनन कराएंगे तो एक नर से कितने मादा पशुओं को गर्भित करा सकते हैं? 1000 से भी अधिक पशुओं को जो है गर्भित करा सकते हैं। इसको समझने के लिए कुछ इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे सबसे पहले जो है जो कृत्रिम प्रजनन कराया गया वो कौन से देश में, वह कब कराया गया? सर्वप्रथम जो है कृत्रिम प्रजनन कराया गया था इटली में। कहां करवाया गया था? और इटली में प्रजनन कब कराया गया? 1780 में। सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कब वह कहां कराया गया? इटली में 1780 में। लेकिन आपको जो है वैश्विक जानकारी नहीं रखनी है, अपने इंडिया की बात करेंगे। भारत में जो है सबसे पहले कृत्रिम प्रजनन कब कराया गया? सर्वप्रथम जो है कृत्रिम प्रजनन कराया गया था 1939 में। भारत में जो है सर्वप्रथम कृत्रिम प्रजनन कब कराया गया था? 1939 में। एक डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटका में ये जो है कृत्रिम प्रजनन कराया गया था। लेकिन ये 1939 वाला जो प्रजनन कराया था ना, ये सक्सेस नहीं हुआ था। जो सर्वप्रथम जो सक्सेस जो है जिससे बच्चा पैदा हुआ वो प्रजनन जो है भारत में हुआ था 1943, जो भैंस में जो है कराया गया था। और उस भैंस के बच्चे का नाम भी जो है प्रथम कृत्रिम प्रजनन था, तो प्रथमाई जो है रखा गया था। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो पहले इनको आप जो है उतारेंगे। सबसे पहले जो है आपने कृत्रिम प्रजनन, जो बच्चे नए हैं वो यहां से स्टार्ट करेंगे। कृत्रिम प्रजनन, कृत्रिम प्रजनन हेडिंग बना के आप लिखना। नर पशु के वीर्य को जीवित शुक्राणु सहित एकत्रित कर, नर पशु के वीर्य को जीवित शुक्राणु सहित एकत्रित कर उसे मादा के गर्भाशय में पहुंचाना या संचित करना, सेचन करना कृत्रिम प्रजनन या कृत्रिम गर्भाधान कहलाता है। ठीक है? नर पशु के वीर्य को जीवित शुक्राणु सहित एकत्रित कर उसे मादा के गर्भाशय में पहुंचाना।
नर पशु के वीर्य को जीवित शुक्राणु सहित एकत्रित कर उसे मादा के गर्भाशय तक पहुंचाना ही क्या है? कृत्रिम प्रजनन। ठीक है, अब लिखना इंपॉर्टेंट करके ये लाइन जो है लिख देना अपना। कृत्रिम प्रजनन में एक नर पशु द्वारा, कृत्रिम प्रजनन में एक नर पशु द्वारा एक वर्ष में, एक नर पशु द्वारा एक वर्ष में 1000 से भी अधिक पशुओं को गर्भित करा सकते हैं। फिर बात जो है, ये जो पहला जो कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था वो कौन से पशु पर कराया गया था? कुतिया। ठीक है, तो लिखना विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान, विश्व में सर्वप्रथम, विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान क्या हो गया बेटा? विश्व में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1780 में, 1780 में इटली में, इटली में कुतिया पर स्पेलेंजी वैज्ञानिक ने कराया। वैज्ञानिक या जो डॉक्टर था उसका नाम क्या था? स्पेलेंजी। ये फॉरेनर नेम जो है आपको ऐसे ही मिलेंगे बेटा, डॉक्टर राम, डॉक्टर श्याम, डॉक्टर मोहन, डॉक्टर जो है गणपत, ये आपको इंडिया में मिलते हैं। ये ऐसे नेम आपको जो है फॉरेनर नेम है, ऐसा ही आपको मिलेगा। तो आपको जो कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बात है भाई, विश्व में सबसे पहले जो कृत्रिम गर्भाधान कराया गया था वो इटली में कराया गया था। और कब कराया गया था? 1780 में। और कौन से पशु पर कराया गया था? कुतिया पर। कौन से वैज्ञानिक ने कराया? स्पेलेंजी वैज्ञानिक ने इस पे जो है, या डॉक्टर ने जो है इस पे कृत्रिम गर्भाधान कराया। उसके बाद में अगले लाइन आप लिखेंगे, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान डॉक्टर संपत कुमार ने, डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में, डॉक्टर संपत कुमार ने 1939 में डेयरी फार्म मैसूर कर्नाटक में कराया। डेयरी फार्म था एक प्राइवेट सेक्टर का जो है डेयरी फार्म, मैसूर कर्नाटक में कराया। बात समझ में आ गई? विश्व में सबसे पहले कृत्रिम गर्भाधान कहां कराया था? इटली में। और किसके द्वारा कराया गया था? स्पेलेंजी के द्वारा। वो कराया गया था कौन से जानवर पर? कुतिया पर। लेकिन इंडिया में जो है देख लो, 1780 से जो है 1939 का समय, कितने वर्ष लगे इसको जो है इंडिया तक इस तकनीकी को पहुंचने में। तो भारत में जो सर्वप्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान कराया वो डॉक्टर संपत कुमार ने, ये भी प्राइवेट सेक्टर में था। ठीक है, डेयरी फार्म मैसूर जो है कर्नाटका में कराया था। लेकिन ये भी जो है 1939 वाला सक्सेस जो है नहीं हुआ। कृत्रिम गर्भाधान करा के जरूर देखा, लेकिन जो है इसका रिजल्ट उनको नहीं मिला। फिर लिखना, भारत में प्रथम सफल, भारत में प्रथम सफल कृत्रिम गर्भाधान 1900, इसकी जगह डेट 42 करना, क्योंकि बच्चे का जन्म 43 में हुआ है। प्रथम सफल कृत्रिम गर्भाधान 1942 में इलाहाबाद में कराया गया। इलाहाबाद में बैंस पर कराया या बैंस में किया गया। इस बच्चे का नाम प्रथमा रखा गया। इस बच्चे का नाम क्या रखा गया? प्रथमा। भाई बैंस से जो प्रथम जो कृत्रिम गर्भाधान से जो बच्चा प्राप्त हुआ था उसका नाम जो है 1943 में जो है
बच्चा पैदा हुआ और उसका नाम भी क्या रख दिया, प्रथमा ही उसका नाम जो है रख दिया। तो कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए। क्लियर है यहां तक की जानकारी। अब पढ़ेंगे कृत्रिम गर्भाधान के विभिन्न चरण। छोटे से हेडिंग, ये तो इंपॉर्टेंट जो तथ्य थे कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित, जहां से क्वेश्चन आपको जो है जेट सीईटी में पूछा जा सकता है, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे की बात कर लेते हैं। कृत्रिम जो गर्भाधान है, कृत्रिम गर्भाधान के चरण, हेडिंग आप ये बने, कृत्रिम गर्भाधान के चरण, कौन कौन से चरणों के माध्यम से इसको आपको जो है समझना है। पहला चरण लिखना, वीर्य का संग्रह, वीर्य का कलेक्शन। मतलब कृत्रिम गर्भाधान कराने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको वीर्य। मैंने आपको यही तो बताया है, कृत्रिम गर्भाधान में जो है आपके पास जो है जीवित शुक्राणु सहित जो है वो वीर्य होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वीर्य का कलेक्शन करेंगे, वीर्य को एकत्रित करेंगे। अब वीर्य का कलेक्शन ऐसा तो एनिमल फैक्ट्री में बनता है, इसका संग्रह आप जो है किसी नर पशु से इसका कलेक्शन करेंगे। तो वीर्य का संग्रह कौन से मेथड से जो है किया जाता है उसी की बात कर लेते हैं। लिखना इसी में आगे, वीर्य का संग्रह मुख्यतया, वीर्य का कलेक्शन मुख्यतः कौन सी विधि से करते हैं, कृत्रिम योनि विधि द्वारा किया जाता है। हालांकि अन्य मेथड और है जिसमें विद्युत उद्दीपन विधि भी शामिल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है जो वीर्य का कलेक्शन किया जाता है, वीर्य को एकत्रित किया जाता है, वो कौन से मेथड से, कृत्रिम योनि विधि से। मतलब जो नेचुरल जो प्रजनन है उसमें उसको पशु को योनि प्रदान की जाती है मादा पशु की, वैसे की वैसी योनि आप आर्टिफिशियल जो है बनाते हैं और उसमें वीर्य का संग्रहण कर लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वीर्य का संग्रह या जो है एकत्रीकरण कौन सी विधि से किया जाता है, मोस्टली कृत्रिम योनि विधि। इसमें लिखना बेटा, कृत्रिम जो योनि आप तैयार करते हैं उस कृत्रिम योनि का टेम्परेचर कितना रखते हैं, ध्यान रखना। कृत्रिम योनि का तापक्रम लगभग 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग पशुओं की योनि का टेम्परेचर अलग अलग रखते हैं, लेकिन गाय और भैंस में वीर्य का संग्रह अगर आप एकत्रीकरण कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 39 से 42 डिग्री। भैंस की योनि का टेम्परेचर कम रखते हैं, गाय की योनि का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रखते हैं। ये मैंने आपको रनिंग में इसलिए लिखाया है, जैसे आपने पशुओं के शरीर का टेम्परेचर देखा है बेटा, मैंने आपको गाय के शरीर का टेम्परेचर बताया। गाय के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है, 38.5। भैंस के शरीर की बात करें लगभग 38 डिग्री। मतलब भैंस का शरीर जो है उसका तापक्रम थोड़ा कम होता है गाय के अपेक्षा, और भेड़ और बकरी के शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, उसका 39 के आसपास बताया है। तो ध्यान रखना, यहाँ जो गाय की योनि है उसका टेम्परेचर 41-42 डिग्री के आसपास रखते हैं, और भैंस की योनि का टेम्परेचर कितना रखते हैं, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। अलग अलग लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आप ध्यान रखना कि कृत्रिम जो योनि प्रदान की जाती है वीर्य के संग्रह के लिए उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वीर्य का संग्रह एकत्रीकरण आपने कर लिया, उसके बाद में करते हैं उसकी जांच। दूसरा पॉइंट लिखना, वीर्य की जांच, टेस्ट। लिखना, एक तो वीर्य की शुद्धता की जांच करते हैं और एक उसका पीएच लेवल जरूर मापते हैं। वीर्य का जो पीएच मान है वो लगभग 6.7 के आसपास जो है, हालांकि अलग अलग पशुओं में वीर्य का पीएच भी जो है अलग अलग है। वीर्य का पीएच जो है 6.7 से लेकर लगभग 7 तक आप कर सकते हैं। तो लिखना, वीर्य का पीएच 6.7 से 7
वीर्य का आपेक्षिक घनत्व, उसका गाढ़ापन कितना होना चाहिए? आपेक्षिक घनत्व जो है वो लगभग 1.035। दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.028 से 1.032 तक होता है। तो ध्यान रखना, दूध की अपेक्षा जो है वीर्य गाढ़ा होता है और इसका जो आपेक्षिक घनत्व है वो कितना होना चाहिए? 1.035। एक सेपरेटा दूध आप जानते हैं, स्किन मिल्क जिसे आप कहते हैं, सेपरेटा दूध, जिस दूध से क्रीम आप निकाल लेते हैं। अरे ऐसा दूध जिसमें से आप क्रीम को पर्थक कर लेंगे। क्रीम जानते हैं ना, आजकल जो है जो बड़े स्तर पर व्यवसायिक जो है दूध उत्पादन के लिए जो है डेयरी फार्म जिन्होंने बना रखा है, वो लोग दूध से क्रीम निकाल के उसको मार्केट में बेच देते हैं। तो जो क्रीम है, क्रीम निकालने के बाद में दूध का आपेक्षिक घनत्व जो है बढ़ जाता है। दूध से क्रीम निकालेंगे तो दूध का आपेक्षिक घनत्व बढ़ेगा, मतलब दूध गाढ़ा होगा या पतला। ये बात हालांकि आपके समझ में नहीं आ रही भाई, क्रीम निकालने के बाद में दूध तो पतला होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा, क्रीम का आपेक्षिक घनत्व होता है 0.93 और दूध का आपेक्षिक घनत्व मैंने आपको लिखा है ये यहां। तो ध्यान रखना, दूध की अपेक्षा जो है क्रीम हल्की, दूध में सबसे हल्की होती है क्रीम। इस कारण हल्के पदार्थ को जब आप दूध से निकाल लेते हैं तो दूध जो है गाढ़ा हो जाता है, तो दूध का अपेक्षिक घनत्व जो है बढ़ जाएगा, लगभग 37 के आसपास, 0.37 के आसपास हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो आप ध्यान रखना कि वीर्य का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.035। इसके बाद में देखना, तीसरा पॉइंट लिखना, जांच में आप इसकी शुक्राणुओं की गतिशीलता की भी जांच करते हैं कि शुक्राणु जो है जीवित अवस्था में है कि नहीं, उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। तो शुक्राणु जो है उसकी गतिशीलता 40% से अधिक होनी चाहिए। लिख दो, शुक्राणुओं की गतिशीलता 40% से अधिक होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान को समझने के लिए इसके चरणों में पहले मैंने आपको बताया है वीर्य का संग्रह या एकत्रीकरण, मतलब वीर्य को कैसे एकत्रित करें। उसके लिए मैंने आपको बताया है भाई, कृत्रिम योनि विधि के द्वारा वीर्य को आप क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। और जो कृत्रिम योनि आप जो है बनाते हैं उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं? कृत्रिम योनि का टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है बेटा, 39 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? उसके बाद में मैंने आपसे बात की है कि संग्रह के बाद में उसकी करते हैं आप जांच, और जांच जो है एक तो बीबीसी टेस्ट करते हैं, जो आप जो है इसकी शुद्धता की जांच करते हैं, जिसमें आप इसका पीएच लेवल देखते हैं, इसका अपेक्षिक घनत्व देखते हैं, और एक जांच करते हैं शुक्राणुओं की गतिशीलता की। तो शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है वो 40% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, आगे जो है बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट इसका, वीर्य का एकत्रीकरण, उसके बाद में उसकी जांच, और तीसरा पॉइंट बनाना यहां तनुकरण। सीधा सा समझना, तनुकरण का मतलब होता है मात्रा बढ़ाना। तनुकरण का मतलब क्या होता है? उसको पतला करना, उसकी मात्रा बढ़ाना। ध्यान रहे, वीर्य के तनुकरण में जो है सबसे ज्यादा मिलाए जाने वाला जो पदार्थ है वो है अंडे की जर्दी, यॉर्क साइट्रिक। ठीक है, अंडे की जर्दी। तो आप इसमें लिखना, वीर्य के तनुकरण में वीर्य के तनुकरण में मुख्यतया अंडे की जर्दी मिलाई जाती है, अंडे की जर्दी मिलाई जाती है। मतलब आपने पहले संग्रह किया, उसके बाद में उसकी जांच की, जांच में अगर वीर्य सही है तो उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए आप उसमें क्या मिला देंगे? अंडे की जर्दी मिला देंगे, जिससे उसकी मात्रा भी बढ़ जाएगी। दो काम होते हैं यहाँ, एक तो वीर्य की मात्रा बढ़ जाएगी, दूसरा काम हो जाएगा जो शुक्राणु है
उनको लंबे समय तक यहाँ जो है ना भोजन का माध्यम भी मिल जाएगा। जो प्रोटीन है अंडे की जर्दी में वो शुक्राणुओं को पोषण देने का काम करती है। तो मात्रा बढ़ाने के लिए मुख्यतः क्या मिला जाता है? अंडे की जर्दी। इसके बाद में चौथा पॉइंट बनाना, वीर्य का भंडारण। मात्रा बढ़ाने के बाद में आप करेंगे इसका स्टोरेज, भंडारण। और भंडारण से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, वीर्य का स्टोरेज कौन सी गैस में किस में किया जाता है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। वैसे नॉर्मली जो है वीर्य को कमरे के तापक्रम पर लगभग जो है 4 से 5 घंटे तक आप स्टोरेज कर सकते हैं। यही जो है सर्दियों के दिनों में बात करें तो 10 घंटों के आसपास जो है वीर्य सुरक्षित रह सकता है कमरे के टेम्परेचर पर। लेकिन इसको लंबे समय तक अगर आपको परिरक्षित करना है तो एक द्रव नाइट्रोजन जो गैस है, तरल नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है। द्रव नाइट्रोजन या तरल नाइट्रोजन गैस में कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको जो है लंबे समय तक 10 से 15 साल तक, 20 साल तक आप इसको स्टोरेज कर सकते हैं। तो लिखना, वीर्य का भंडारण मुख्यतया तरल या द्रव नाइट्रोजन गैस में, तरल या द्रव नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है बेटा। कौन सी गैस तो कौन सी होती है? द्रव नाइट्रोजन। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए उसका? -196 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस में बेटा टेम्परेचर। और इस पर जो है लगभग आप इसको जो है 15-20 साल तक जो है स्टोरेज कर सकते हैं। लिखने की आवश्यकता नहीं, लंबे समय तक आप इसको जो है स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में देखना, ये जो वीर्य का जो स्टोरेज किया जाता है उस यंत्र का नाम क्या है? तो लिखना, वीर्य का भंडारण, क्रायोकेंजार यंत्र में किया जाता है। एक टंकी या फिर जो है उसको आप बोल सकते हैं टैंक होता है, क्रायोकेंजार यंत्र। इस यंत्र में जो है वीर्य का स्टोरेज जो है भंडारण करते हैं। और इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है द्रव नाइट्रोजन गैस पर इसका जो है भंडारण कर सकते हैं। इसके बाद में नंबर 5 पॉइंट बनाना, इसमें वीर्य का सेचन। वीर्य का सेचन मतलब जो आपके पास टैंक में जो स्टोरेज वीर्य है उसको मादा के गर्भाशय तक आपको पहुंचाना होता है पशुओं में। तो उसका सेचन कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, और जो है कौन कौन से पशुओं में कितनी वीर्य की मात्रा जो है काम में ली जाती है, और मादा जो पशु है उसके गर्भाशय में कौन से स्थान पर जो है जो जननांग है उसमें कहां इस वीर्य को छोड़ा जाता है, वो बात इंपॉर्टेंट है। तो लिखना, वीर्य का सेचन मध्यकाल, सॉरी गाय भैंस करना पहले। वीर्य का सेचन गाय भैंस में मध्यकाल आरंभ होने के मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के मध्य वीर्य का सेचन गाय भैंस में
मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के मध्य करना सर्वोत्तम रहता है। भाई पशु में वीर्य का सेचन कब करे? मध्यकाल की अवस्था में। और मध्यकाल जो है वो आरंभ होने के जो है प्रारंभ होने के लगभग 12 से 18 घंटे के मध्य वीर्य का सेचन करेंगे तो गर्भ तैरने की संभावना जो है सबसे ज्यादा रहती है। सटीक जो है ये टाइम पीरियड है कि गाय भैंस को कभी भी जो है गर्भाधान आप कराएं तो मध्यकाल आरंभ होने के 12 घंटे के बाद ही कराएं, जिसमें गर्भ तैरने की संभावना जो है ज्यादा रहती है। नॉर्मली सभी जो है किसान परिवार के बच्चे हैं, आपने देखा होगा किसी भी गाय या भैंस में मध्यकाल आरंभ हो जाता है, जैसे सवेरे मध्यकाल आरंभ हो गया, मध्यकाल के सिम्टम जो है प्रकट हो गए, तो आपके पेरेंट्स जो है मतलब सिमन जो लगाने का जो काम है वो सायकाल के समय करेंगे, या सायकाल के समय मध्यकाल आरंभ हो गया तो सवेरे जो है डॉक्टर का एक ही जो है ना, जब बात होने पर आपको एक सबसे पहली बात ये पूछेगा कि मध्यकाल कब से आरंभ है, तो आपने सायकाल के लिए बोला है तो सवेरे सिंबल जो है छोड़ने के लिए वो बोलेगा, और सुबह के लिए अगर मध्यकाल के लिए आप बता रहे हैं तो सायकाल की बात करेगा। मतलब जो है मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के मध्य अगर आप जो है गर्भित कराते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो गर्भ तैरने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। तो याद रह जाएगा कि गर्भित कराने का सबसे उचित समय कौन सा होता है गाय भैंस में? मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के मध्य। बात क्लियर है? इसके बाद में जो है बात करते हैं कि वीर्य को कौन से स्थान पर कौन से यंत्र की सहायता से छोड़ा जाता है। और एक लाइन यहां भेड़ बकरी में बात करें ना तो मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे लिख देना चाहिए इसी में, तथा भेड़ बकरी में मध्यकाल के अंतिम 18 घंटे। भाई आप उसका जो मध्यकाल है थोड़ा सा लंबा होता है, भेड़ बकरी का 1.5 से 2 दिन का बताया है मध्यकाल, तो अंतिम 18 घंटे में गर्भित कराएंगे ना भेड़ बकरी को तो वो ठीक रहता है। जबकि गाय भैंस में जो है वो मध्यकाल आरंभ होने के 12 से 18 घंटे के मध्य गर्भित कराते हैं तो वो सबसे अच्छा जो है समय रहता है। ओके, इसके बाद में बात कर लेते हैं गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि। लिखना, गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि रेक्टो वेजाइनल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गाय भैंस में जो कृत्रिम गर्भाधान की विधि जो काम में लेते हैं उस विधि का नाम क्या है? रेक्टो वेजाइनल विधि। अंडरलाइन करना बेटा। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है? रेक्टो वेजाइनल विधि। लाइन को यहीं कंप्लीट करेंगे। दूसरी लाइन, भेड़ बकरी में जो कृत्रिम गर्भाधान की विधि है वो कौन सी है? वेजाइनल स्पेकुलम। भेड़ बकरी में जो कृत्रिम गर्भाधान की जो विधि है उसका नाम क्या है? वेजाइनल स्पेकुलम। और गाय भैंस में इसका नाम क्या है? रेक्टो वेजाइनल। याद रह जाएगा क्या? दौरान करेंगे इसका। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान की विधि कौन सी है? कौन सी है बेटा? रेक्टो वेजाइनल विधि। जबकि भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान जो कराते हैं वो कौन सी विधि के माध्यम से? वेजाइनल स्पेकुलम। क्लियर है? गाय भैंस में रेक्टो वेजाइनल और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि। तीसरी बात यहां आ जाती है कि जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं उसमें इस यंत्र की सहायता से जब वीर्य को मादा के गर्भाशय में छोड़ा जाता है तो कौन से स्थान पर वीर्य को छोड़ना चाहिए? तो लिखना, वीर्य का सेचन मध्य गर्भाशय गिरवा। गर्भाशय गिरवा का कौन सा भाग? मध्य भाग। लिखना, वीर्य का सेचन मध्य गर्भाशय गिरवा।
वीर्य का सेचन कौन से स्थान पर किया जाता है? मध्य गर्भाशय गिरवा में। वीर्य का सेचन मध्य गर्भाशय गिरवा में करते हैं, मध्य भाग। अब वीर्य का सेचन करते समय एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की मात्रा कितनी लेते हैं। लिखना, कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य की मात्रा, या सीधा लिख दो वीर्य की मात्रा। वीर्य की मात्रा लेते हैं लगभग, गाय भैंस में तो आप, गाय भैंस में जो सिमन जो आता है उसमें वीर्य कितना भरा होता है? 0.5 से 2 ml। वीर्य कितना होता है उसमें? 0.5 से 2 ml। जबकि भेड़ बकरी में जो कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, भेड़ बकरी में वीर्य की मात्रा कितनी लेते हैं? 0.5 से लगभग 1 ml। वीर्य की मात्रा जो है गाय भैंस में 0.5 से 2 ml, और भेड़ बकरी में ये जो है वीर्य की मात्रा कितनी ली जाती है? 0.5 से 1 ml, लगभग 0.5 भी आप काम में ले सकते हैं। तो 5 पॉइंट मैंने कंप्लीट कराए हैं। पहला पॉइंट, वीर्य का संग्रह या एकत्रीकरण। और एकत्रीकरण कौन सी विधि के माध्यम से करते हैं आप? कृत्रिम योनि विधि। कृत्रिम योनि विधि का टेम्परेचर कितना रखते हैं? 39 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड। 42 डिग्री सेंटीग्रेड वो गाय भैंस और भेड़ बकरी के अनुसार। भेड़ बकरी की बात करेंगे तो 42-43 के आसपास आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात मैंने आपसे की है कि वीर्य के संग्रहण के बाद में आप करेंगे उसकी जांच। और जांच एक तो जो है शुद्धता की जांच करते हैं, उसके पीएच और उसका आपेक्ष घनत्व आप जांचते हैं। पीएच मान लगभग 6.7 से जो है 7 के आसपास हल्का अम्लीय जो है होता है, और उसका आपेक्ष घनत्व जो है वो 1.035 होता है। उसके बाद में उसकी जांच जो है शुक्राणुओं की गतिशीलता कितनी होनी चाहिए, उसमें न्यूनतम जो है 40% के आसपास जो है शुक्राणुओं की जो है गतिशीलता उसमें होना आवश्यक है। वैसे सर्वोत्तम जो है 60 से 70% जो गतिशीलता होती है वो अच्छी मानी जाती है, लेकिन 40% से कम जो है शुक्राणुओं की गतिशीलता वीर्य में नहीं होनी चाहिए। अगर इससे कम गतिशीलता है तो वो वीर्य जो है आपको कृत्रिम गर्भाधान के योग्य नहीं है। तीसरा जो पॉइंट है, वीर्य का तनुकरण या इसकी मात्रा को बढ़ाना। वीर्य एकत्रीकरण करने के बाद में आप उसमें कुछ सहायक पदार्थ मिलाते हैं जिससे उसकी मात्रा बढ़ती है, और उसमें जो है मात्रा बढ़ाने के लिए एग यॉक, अंडे की जर्दी का जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उसकी मात्रा जो है बढ़ जाती है। तनुकरण के जस्ट बाद में आप उसको जो है स्टोरेज करने की सोचते हैं, और स्टोरेज जो है तरल नाइट्रोजन गैस में किया जाता है। और कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसका भंडारण आप जो है कर देते हैं। कमरे के तापक्रम जो है पूछे तो आप बता सकते हैं 3 से 4 घंटे नॉर्मल जो है वीर्य का संग्रह आप कर सकते हैं। सर्दियों के दिनों में ये संग्रहण जो अवधि जो है लगभग 10 दिन के आसपास बढ़ सकती है। लेकिन अगर आप इसको -196 डिग्री पे जो है भर देते हैं तरल नाइट्रोजन गैस में, तो इसको 10 से 15 साल तक आप स्टोरेज कर सकते हैं। उसके बाद में भंडारण करने के बाद में आपको करना है वीर्य का सेचन। और वीर्य के सेचन जो है कौन सी विधि के द्वारा? एक तो गाय भैंस में मैंने आपको विधि बताई है रेक्टोवेजाइनल विधि। कौन सी विधि? रेक्टोवेजाइनल विधि। और भेड़ बकरी में वेजाइनल स्पेकुलम विधि के द्वारा वीर्य का सेचन किया जाता है। वीर्य को कौन से स्थान पर जो है सेचन या उसको छोड़ा जाएगा? मध्य गर्भाशय गिरवा में। कहां छोड़ा जाएगा? मध्य गर्भाशय गिरवा में इसको छोड़ा जाएगा। और जो कृत्रिम गर्भाधान है उसमें वीर्य की मात्रा कितनी लेते हैं? गाय भैंस में 0.5 से 2 ml, और भेड़ बकरी में ये बात करें तो 0.5 से 1 ml जो है वीर्य की मात्रा लेते हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं गर्भ की जांच। अगला पॉइंट बनेगा।
गर्भ की जांच। भाई आपने कृत्रिम गर्भाधान करा दिया या पशुओं में जो है गर्भाधान प्राकृतिक या कृत्रिम, तो कितने दिनों के बाद में आप गर्भ की जांच कर सकते हैं? जो न्यूनतम जो टाइम पीरियड है गर्भ की जांच के लिए वो कितना होना चाहिए? 2 माह। लिखना, गर्भ की जांच 60 दिन या 2 माह बाद की जाती है। ठीक है, गर्भ की जांच कितने दिनों बाद में करनी चाहिए? 2 माह बाद। इसी के आगे स्टार लगा के लिखेंगे, गर्भ की जांच रेक्टम पाल्पेशन कौन सी विधि द्वारा गर्भ की जांच की जाती है? रेक्टम पाल्पेशन विधि के द्वारा। इंपॉर्टेंट करना, विधि का क्या नाम है? गर्भ की जांच की विधि कौन सी है? रेक्टम पाल्पेशन विधि। रेक्टम पाल्पेशन विधि। रेक्टम पाल्पेशन विधि। देखना, कृत्रिम गर्भाधान की विधि 2 बताई थी मैंने आपको। कौन कौन सी बताई थी गाय भैंस में? तो रेक्टोवेजाइनल विधि, उसी से मिलता जुलता नाम है रेक्टम पाल्पेशन। रेक्टोवेजाइनल विधि कृत्रिम गर्भाधान की विधि है और रेक्टम पाल्पेशन गर्भ की जांच की विधि। रेक्टम का मतलब आप सब जानते हैं, मल द्वार। ध्यान रखना, जब गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं तो मल द्वार में हाथ डालकर जो है, और जांच के लिए भी जो है मल द्वार का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसी से इस विधि का नाम है रेक्टम पाल्पेशन विधि। अगर गर्भ की पुष्टि करेंगे तो मल द्वार में जो है हाथ डाल के जो है उसको जो है चेक करते हैं, बताओ, तो उसी से इसका नाम रेक्टम पाल्पेशन जो है पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या? कृत्रिम गर्भाधान की विधि रेक्टम, जांच की विधि तो है रेक्टम पाल्पेशन, और कृत्रिम गर्भाधान की विधि गाय भैंस में रेक्टोवेजाइनल विधि, और भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान की विधि। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो आप इसमें बनाएंगे नंबर 7। शुष्क काल, ड्राई पीरियड। ये भी प्रजनन से संबंधित आपको याद रखना है कि ये ड्राई पीरियड क्या होता है। ड्राई पीरियड या शुष्क काल का मतलब होता है कि जब पशु जो है बच्चा देने वाला होता है तो उससे कुछ समय पहले पशु का दूध दोहन बंद कर उसको सुखाने का काम करते हैं। आपने नॉर्मल देखा होगा कि जो भैंस तो ऑटोमेटिक उसका दूध जो है सूख जाता है, ड्राई पीरियड जो है लंबा होता है भैंस में, लेकिन गायों में जो है ये शुष्क काल बहुत छोटा होता है। ऐसा भी आपने देखा, जो विदेशी नस्ल की जो गाय है उसमें आज शाम को आपने दूध दोहन किया है और कल वो जो है बच्चा दे देती है, ऐसा भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अगली ब्यात में दूध का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसमें जो है कुछ समय का आप में उसमें जो है सूखा, मतलब उसका दूध दोहन आपको कुछ समय के लिए उसमें बंद कर देना चाहिए। जो समझदार पेरेंट्स है वो कुछ समय पहले उसका जो है दूध दोहन बंद कर देते हैं। और ये क्रिया कितने दिन पहले की जानी चाहिए? तो लिखना, पशुओं में शुष्क काल अवधि, या फिर इसकी डेफिनेशन लिखोगे, शुष्क काल किसे कहते हैं? लिखो, पशुओं को ब्याने से कुछ समय पहले या बच्चा देने से कुछ समय पहले, पशुओं को ब्याने से कुछ समय पहले दूध दोहन बंद कर उसे सुखाना। धीरे धीरे दूध दोहन बंद कर उसे सुखाना ही क्या कहलाता है? शुष्क काल। अगले लाइन, पशुओं में शुष्क काल अवधि
पशुओं में शुष्क काल अवधि कितने दिन की होनी चाहिए? 60 से 90 दिन। ड्राई पीरियड जो है कितने दिन का रखना है आपको? कम से कम जो है 60 दिन का। 2 महीने पहले आप दूध दोहन बंद कर दे, ठीक है। पशु में ड्राई पीरियड नॉर्मल आपको कितने रखना है? 60 दिन का, और उससे लेकर जो है 3 महीने तक आप रख सकते हैं अपनी फुर्सत के अनुसार। अगर